हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं CUET TG 2025 के पेपर। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और वीडियोस अच्छी लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। So first question is, which of the following statements is not directly related to the Universal Declaration of Human Rights? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कलेक्टिव राइट्स सच एज राइट टू डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज राइट्स एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर। देखो, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें ये सारे राइट्स हैं एक्सेप्ट इस D1, ये डी वाला जो आपका ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन्हीं की बात नहीं करता कि विक्टिम्स ऑफ क्राइम या विक्टिम्स ऑफ अब्यूज ऑफ पावर की बात नहीं करता है। इसके लिए अलग डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो वो फर्दर हम कभी डिस्कस करेंगे, बट इस उस जो विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड विक्टिम्स ऑफ अब्यूज ऑफ पावर के लिए जो डिक्लेरेशन है वो अलग डिक्लेरेशन है। वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर एक्सक्लूसिवली इसके बारे में बात नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज rights exclusively related to victims of crime and abuse of power. Next question. The directive principles of state policy talks about. तो directive principles of state policy को DPSP भी कहते हैं, और फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको DPSP ही वर्ड यूज आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि DPSP की फुल फॉर्म क्या है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम DPSP भी कहते हैं। ऑप्शंस क्या है आपके पास? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मैटरनिटी रिलीफ, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किस बारे में बात करता है? ये आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शंस में आपको बताएगी, फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है, इक्वल जस्टिस के बारे में बात करता है, ये मिटर्निटी रिलीफ के बारे में बात करता है, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का कॉम्पोजिशन कैसा होगा उस बारे में बात करता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रमोशन की बात करता है। ठीक है, देखो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, जैसे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात ही करता है, एंड फिर ये बात करता है मैटरनिटी रिलीफ की, एंड ये बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ये पार्लियामेंट्री जो है पार्लियामेंट्री का जो है डिस्कशन का पॉइंट है, इट इज नॉट DPSP का पार्ट नहीं है। सो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या कॉम्पोजिशन होगा वो DPSP का पार्ट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज A, B एंड D। कुछ इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दैट इज DPSP, ये पार्ट 4 में एंड आर्टिकल 36 to 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसके अंदर जो प्रोविजंस है वो दैट इज रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करी जाती है। और यहाँ पर जो हमने जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 39A के अंदर। देन मैटरनिटी रिलीफ के बारे में आर्टिकल 42 के अंदर मेंशन है, एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये आर्टिकल 43B में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 is basically branches of forensic science and list 2 is the explanation of the same. तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द साइंस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। देन बैलिस्टिक्स बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ फायर आर्म्स, बुलेट्स, कार्ट्रिजेस एक्सेट्रा। इंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में बात करता है। ओडोंटोलॉजी बात करता है स्टडी ऑफ टीथ एंड देयर डेंचर्स की। सो ऑप्शन नंबर 4th is correct. Okay, let's moving on to question number 4. Which of the following ancient texts was the source of crime, crime control and punishment in the Indian traditional system of governance? इनमें से कौन सा जो एंशियंट टेक्स्ट है वो क्राइम, क्राइम कंट्रोल और पनिशमेंट के बारे में बात करता है इन द इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, गवर्नेंस से मतलब हम लीगल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में जो पनिशमेंट, क्राइम कंट्रोल और क्राइम के बारे में बात करी जाती है, एंशियंट कौन सा टेक्स्ट है जो इस बारे में बात करता है? एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास? गरुड़ पुराण, धर्मशास्त्र, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो करेक्ट ऑप्शन इज धर्मशास्त्र। देखो, इंडियन
ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में धर्मशास्त्र जो है प्राइमरी सोर्स, जो भी नियम बनाया जाता है उसका प्राइमरी सोर्स धर्मशास्त्र था. इट इज रिलेटेड टू क्राइम, लॉ एंड जस्टिस, पनिशमेंट, सोशल ड्यूटीज एंड कंडक्ट के बारे में बात करता है. अब धर्मशास्त्र के अंदर कौन कौन से टेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे मनुस्मृति हो गया. आपने लॉ की बुक्स में बहुत बार मनुस्मृति का जिक्र सुना होगा. इन जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र के अंदर आपके मनुस्मृति, यज्ञवल्क्या स्मृति, यज्ञवल्क्या आपका परांजपे की बुक अगर आपने रेफर करी होगी, उसमें यज्ञवल्क्या में जो 5 टाइप्स के ओडील्स हैं, ओडील्स का वहां पे मेंशन आपने पढ़ा होगा. तो मनुस्मृति, यज्ञवल्क्या और नारद स्मृति जो है ये सारे धर्मशास्त्र के अंदर आते हैं, जहां पर लीगल प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ क्राइम, पनिशमेंट, इन सब के बारे में डिस्कशन है. एंड किंग्स एंड जुडिशियल अथॉरिटीज यूज देम एज लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस. जो राजा महाराजा होते थे और जुडिशियल अथॉरिटीज होती थी, वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेफरेंस के लिए उसको यूज करते थे. बाकी जो गरुड़ पुराण, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके अंदर भी कहीं कहीं ये सारी चीजें हैं, बट बेसिकली वो बात ये करते हैं कि आप मोरली राइट क्या है, मोरली रॉन्ग क्या है, अगर आप ये करेंगे तो नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, इस तरीके की बात होती है. बट अगर मैं बात करूं कि लीगल कॉन्टेक्स्ट में क्या बातें होती हैं, लेट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. इन क्रिमिनोलॉजिकल लिटरेचर रेसिडिविज्म का मतलब क्या है. बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि रेसिडिविज्म का मतलब क्या है. एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास. द रेडिकल अप्रोच बाय क्रिमिनोलॉजिस्ट हु बिलीव दैट ह्यूमन नेचर बाय इटसेल्फ इज नॉट क्रिमिनल. कि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि भाई जो पर्सन है वो बाय नेचर क्रिमिनल नहीं होता. ठीक है, क्या रेसिडिविज्म का मतलब ये है. देन ऑप्शन नंबर 2 है द टेंडेंसी ऑफ अंडर ट्रायल टू शो एन इनोसेंट फेस सो दैट दे आर रिलीज्ड. कि रेसिडिविज्म क्या होता है, अंडर ट्रायल जब अपना इनोसेंट सा चेहरा दिखा देते हैं ताकि उनको रिलीज कर दिया जाए जल्दी. द हैबिट ऑफ रिलैप्सिंग इनटू क्राइम बाय द ऑफेंडर, वापस से कोई पर्सन जो है, जो ऑफेंडर है, वो क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज रेसिडिविज्म. या ऑप्शन नंबर 4 क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अंडर ट्रायल्स who are falsely charged to actually commit the crime from which they are imprisoned. जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको किसी फॉल्स केस में अरेस्ट कर लिया गया है और एज एन अंडर ट्रायल वो है, तो जब वो फिर एक्चुअली उस क्राइम को कमिट कर देते हैं जिसके लिए उनको इम्प्रिजन किया गया है. इज दिस रेसिडिविज्म. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3. बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि रेसिडिविज्म क्या होता है, काफी बार हर जगह ऑलमोस्ट जिक्र हो चुका है. रेसिडिविज्म क्या होता है, जब ऑफेंडर बार बार कोई क्राइम कर रहा है तो उसे रेसिडिविज्म कहते हैं. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. द हैबिट ऑफ रिलैप्सिंग इनटू क्राइम बाय द ऑफेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ओपन जेल्स आर सेट अप अंडर फिलोसफिकल टेनेट्स ऑफ. जो ओपन जेल्स हैं उनका जो मेन थिंकिंग क्या है, कि किस लिए ओपन जेल्स बनाए गए हैं. ऑप्शंस क्या है, इनकार्सरेशन ऑफ प्रिजनर्स, रेवेंज फिलोसफी, रेट्रीब्यूशन, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स. प्रिजनर्स को कैद करके रखना या फिर जो रेवेंज बदला लेना है उनसे. रेट्रीब्यूशन इज ऑल्सो बेसिकली बदला लेना ही होता है. एंड देन रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स, है ना, ये प्रिजनर्स के रिफॉर्मेशन के ऊपर बात करती है, इसीलिए हम ओपन जेल्स को फॉर्म करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजन. ओपन जेल्स के ऊपर मैंने एक अलग से पूरा लेक्चर लिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं, या मैं आई बटन में कहीं पर लिंक कर दूंगी, तो आप ओपन जेल्स के ऊपर जो मेरा लेक्चर है उसको भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इट इज अगेन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 के अंदर आपके पास क्राइम एग्जाम्पल्स हैं एंड लिस्ट 2 में आपके पास उसके टाइप हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बेजलमेंट की. एम्बेजलमेंट क्या होता है, गबन. ठीक है, तो जिससे गबन मतलब किसी की प्रॉपर्टी है उस पर आपने कब्जा जमा लिया है, दैट इज एम्बेजलमेंट. सो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध इज एम्बेजलमेंट. देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जहां पर एक चेन होती है कि एक सिंगल बंदा जो है उस क्राइम को कमिट नहीं कर सकता. आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग बंदा हायर करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने के लिए फिर दूसरा पर्सन हायर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है. और सबसे ऊपर जो है इनका एक जो है पर्सन बैठा रहेगा जो इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करके रखता है, तो दैट इज ऑर्गेनाइज क्राइम. देन हम बात करते हैं मर्डर की. मर्डर क्या है, इट इज क्राइम अगेंस्ट पर्सन. और एनसीआरबी के अगर आप डाटा देखेंगे तो वहां पर भी क्राइम अगेंस्ट पर्सन में मर्डर, है ना, उसमें वन ऑफ द एग्जाम्पल लगता है. देन रायोटिंग, दंगा फसाद करना, सो इट इज बेसिकली क्राइम अफेक्टिंग पब्लिक सेफ्टी, सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपराध. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. A1, B2, C4 एंड D.
3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. अंडर जेजे एक्ट 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग इज a unique provision for child in conflict with law. देखो जेजे एक्ट के अंदर हम दो तरीके के बच्चों के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. तो क्वेश्चन जो यहाँ पर हमारे पास आया है दैट इज लिंक विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से रिलेटेड, मतलब जेजे एक्ट के अंदर क्या एक यूनिक प्रोविजन किया गया है इन बच्चों के लिए. सो ऑप्शंस क्या है, मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, इनको मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना ही देना है, या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफर टू एडल्ट प्रिजन कि जैसे ये बड़े होंगे तो इनको ऑटोमेटिकली हम एडल्ट प्रिजन में ट्रांसफर कर देंगे. ये एक मैंडेटरी यूनिक प्रोविजन है. देन परमानेंट रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस की जो भी उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड रखना है. या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्या है, रिहैबिलिटेशन थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स, इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स बना के उनका रिहैबिलिटेशन करना. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट बेसिकली कि जो बच्चे होते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं उनके किन कंडीशंस में उन्होंने उस क्राइम को किया उसको देखा जाता है. बेसिकली रिफॉर्मेशन का मेन एम या गोल कह सकते हैं, जेजे एक्ट जो आया था उनका मेन एम या गोल था कि रिफॉर्मेशन करना इन बच्चों का, इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे क्राइम क्यों कर रहे हैं. सो बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स बनाए गए क्योंकि हर एक बच्चे का अपना एक अलग मेंटालिटी होती है, एक अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है, तो हर एक बच्चे को एक अलग केयर प्लान की जरूरत होती है. सबके ऊपर हम सेम प्रोविजंस नहीं लगा सकते, सबके ऊपर हम सेम चीजें अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये जो प्लान्स हैं, इंडिविजुअल केयर प्लान्स जो है, ये बेसिकली बच्चे के बैकग्राउंड को समझने के लिए बनाए जाते हैं, उसके नीड्स को समझने के लिए बनाए जाते हैं, और फिर यहाँ पे उसके एजुकेशन, काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराया जाता है. यहाँ पर जो भी जिन हाउसेज में, होम्स में रखा जाता है इनको, यहाँ पर इनकी काउंसलिंग होती है, इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, इनके स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाता है. ऑल्सो जो इंडिविजुअल केयर प्लान्स होते हैं वो सोशल रीइंटीग्रेशन में भी हेल्प करते हैं. सोशल रीइंटीग्रेशन मतलब कि वापस जब उनको सोसाइटी में रखा जाए या डाला जाए या भेजा जाए तो ये उस सोसाइटी से वैसे घुल मिल जाए, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह वहां पर भी रहे और सब लोगों के साथ अच्छे से मैच कर लें. ठीक है. एंड ऑल्सो हम ये इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल केयर प्लान से कि पर्सन का जो है रिहेबिलिटेशन हो जाए इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम हार्श पनिशमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ई कोर्ट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ई कोर्ट्स आपको पता है ना. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत अच्छा एडवांटेज है ई कोर्ट्स का वो क्या है. ऑप्शंस क्या है, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट की कंप्लीटली ह्यूमंस को इरेडिकेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है. एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट केस ट्रैकिंग की जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ गई है और केस को हम ट्रैक करने में ज्यादा ट्रांसपेरेंट हम देख पा रहे हैं कि हम घर से बैठे बैठे देख पा रहे हैं कि हमारा केस कहाँ तक आ गया, नेक्स्ट हियरिंग कब है, वो सारी चीजें. So this is enhanced accessibility of transparent case tracking. Then mandatory replacement of human judgment कि जो ह्यूमन ने जो भी जजमेंट दिया उसका मैंडेटरी रिप्लेसमेंट होगा अंडर ई कोर्ट. देन मैंडेटरी ऑनलाइन हियरिंग, मैंडेटरी ऑनलाइन हियरिंग कर दिया कि आपने फिजिकली नहीं आना, आपको ऑनलाइन हियरिंग ही करना है. ये सिग्निफिकेंट एडवांटेज है. सो देखो जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज ट्रांसपेरेंट केस ट्रैकिंग हो गया है ना. तो देखो इसके अंदर क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि आप केस स्टेटस का ऑनलाइन एक्सेस आपको मिल सकता है कि केस एक्टिव है, पेंडिंग है, क्लोज हो गया है, हम उससे एक्सेस कर सकते हैं केस स्टेटस को. देन हम डिजिटली केस फाइल्स कर सकते हैं. देन ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग कर सकते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की, नेक्स्ट हियरिंग कब है, लास्ट हियरिंग कब हुई थी, तो वो ट्रांसपेरेंसी हो गई है. देन इजी एक्सेस टू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, जो भी जजमेंट आया है, जो भी ऑर्डर आया है वो एक्सेस कर सकते हैं इजीली. एंड इसकी वजह से जो है डिले, जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक एक एक केस बहुत बहुत टाइम तक पेंडिंग रहता था कि कभी लॉयर नहीं आया, कभी जो पर्सन है वो नहीं जा पाया, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा डिले होने लगा था. तो अब जैसे क्योंकि ई कोर्ट्स आ गए हैं तो ऑनलाइन सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अगर पर्सन किसी रीजन से आ नहीं पा रहा है तो वो ऑनलाइन ही मीटिंग को अटेंड कर लेगा, जिसकी वजह से जो डिलेज है वो कम हो जाएगा एंड केस को बेटर मैनेज किया जा सकता है. लेट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. हमको ये यूनाइटेड नेशन कांग्रेस को अरेंज करना है जो कि बेसिकली किस पर बात करता है, क्राइम एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स
पर। तो सबसे पहले आया था आपका लंदन में, द कांग्रेस इन लंदन 1960 में आया था। उसके बाद आया था आपका कांग्रेस इन स्टॉकहोम जो कि आया था 1965 में। देन द कांग्रेस इन क्योटो जो कि आया था आपका 1970 में, एंड देन मिलान 1985 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये को अरेंज करना है। एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट है, CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्राइमरीली एम्स एट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, वो किस पर मेन एम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इम्पोज लीगल रिस्ट्रिक्शन, कि आपके ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगा देते हैं कि आपको ये चीजें करनी है, ये आपकी ड्यूटीज हैं। देन लिमिट द गवर्नमेंट्स पावर, गवर्नमेंट की जो पावर उसको थोड़ी कम कर देते हैं। या फिर क्रिएट अ मोरल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या कि एक मोरल एथिकल फ्रेमवर्क बना देते हैं कि भाई आपको ये ड्यूटीज करनी है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट एज अ प्री रिक्विसाइट फॉर सिटीजनशिप। प्री रिक्विसाइट मतलब अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखी है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, एंड करेक्ट ऑप्शन देखो इसमें क्या हो सकता है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है कि आपके लिए एक मोरल एथिकल फ्रेमवर्क की तरह बना देता है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको ये मोरल ड्यूटीज करनी चाहिए। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर इस चीज के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते है ना। ये क्या है कि आपके मोरल और एथिकल वैल्यूज पर बात करता है, बट इट डजंट मीन कि आप ये आपको करना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। बट जैसे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे अगर आपको बोला गया कि आपको पेट्रोटिज्म प्रमोट करना है ना, देशभक्ति को आपको प्रमोट करना है, बट अगर आप नहीं करते हैं तो कोई पर्सन जाके कोर्ट में ये नहीं कहेगा कि भाई ये पर्सन जो है देशभक्ति नहीं फॉलो कर रहा है, या मैंने इसको बोला इसने नहीं माना, या मैं नहीं मान रहा। तो ऐसे हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। सो ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन है। पार्ट 4A जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। ये बताता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करते हैं तो आपके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं नेशन के प्रति, मोरल और सिविक ऑब्लिगेशंस हैं, सच एज प्रमोटिंग पेट्रोटिज्म, अपहोल्डिंग यूनिटी, और नेशनल सिंबल्स जो भी हमारे उनकी रिस्पेक्ट करना। ये सारे क्या है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आ जाते हैं। अगर आपको राइट्स एंजॉय करते हैं, जब आपके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आप कोर्ट चले जाते हैं ना, तो इसीलिए आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो कि आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म के यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ना फेडरलिज्म समझते हैं। देखो हमारे इंडिया में क्या होता है कि कुछ पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं बिटवीन यूनियन और स्टेट, है ना, कि इन मुद्दों पर जो है यूनियन डिसाइड करेगी चीजें और इन मुद्दों पर स्टेट जो है वो डिसाइड करेगी चीजें। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद फ्लेक्सिबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेट ऑटोनॉमी, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एब्सोल्यूट यूनियन ऑटोनॉमी। देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे फेडरलिज्म जो है वो कोऑपरेटिव रहता है, यानी कि कुछ कुछ चीजों में यूनियन भी अपना एडवाइस कर सकती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना फेडरलिज्म में। देन एब्सोल्यूट स्टेट ऑटोनॉमी मतलब कि स्टेट ही इसके पास सारी पावर रहेगी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी ट्रांसपेरेंसी थी उसको डिसॉल्व कर दिया। या फिर एब्सोल्यूट यूनियन ऑटोनॉमी मतलब कि जितनी भी पावर है सारी वो यूनियन के पास रहेगी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है ऑब्वियसली कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विद फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ फेडरलिज्म को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट हो गया या प्रोविंसेस हो गया। Now, in this system, both level of government have their own authority and each can make laws in certain areas defined by the constitution. जैसे कि prison जो है वो एक state subject है, तो prison से related जितनी भी चीजें हैं laws और prison से related prison कैसा होना चाहिए, क्या rules होने चाहिए उसमें, तो वो state decide करती है। तो ये state to state vary करता है। Next question, question number 13। यहाँ पे अगेन आपके पास आर्टिकल्स दे रखे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के एंड कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो आर्टिकल 3 के अंदर जो है ये बात करता है एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, है ना, हर इंसान के पास
लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी का राइट है। ठीक है, अगर कोई इसके राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो वो इसके लिए कोर्ट में जा सकता है। देन आर्टिकल 5 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 5 कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमेन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके से इनह्यूमन ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि आप किसी भी पर्सन को आर्बिट्रेरी मतलब अपने मनमाने तरीके से आप अरेस्ट नहीं कर सकते या डिटेन नहीं कर सकते या फिर हिरासत में नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपका आर्टिकल नंबर 9 कहता है। देन आर्टिकल 15 क्या कहता है, देखो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल्स ये किसके हैं, मगर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना आप। आर्टिकल 15 क्या कहता है, एवरीवन हैज द राइट टू अ नेशनैलिटी, हर एक पर्सन के पास एक नेशनैलिटी होने का भी राइट होना चाहिए। देखो चाहे वो इंडियन हो चाहे किसी भी जगह का हो, तो लेकिन वो क्या कहता है कि हम हर एक पर्सन का एक नेशनैलिटी होनी चाहिए, कहीं से तो होगा ना वो पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट प्राइमरली एड्रेस, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है वो किस बारे में बात करता है। तो जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है इसका पहले जो नाम था वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। तो यहीं से आप समझ जाइए कि किस बारे में बात करता होगा। ऑप्शंस हैं आपके पास, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की किसी भी तरीके का अगर आर्थिक भेदभाव हो रहा है तो वहां पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लगा सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम ये वाला एक्ट लगाते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, या फिर एजुकेशनल रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, that is social discrimination and untouchability. It was enacted to abolish the practice of untouchability in any form. किसी भी तरीके के untouchability को प्रैक्टिस करने से रोकता है ये। जैसे कि आपने किसी पर्सन के कास्ट को लेके कुछ आपने कोई टिप्पणी कर दी है, या फिर आपने किसी लोअर कास्ट के पर्सन को या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को बोला कि भाई आप जो है पब्लिक प्लेस को यूज नहीं कर सकते, या फिर आप यहाँ नहीं आ सकते, आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी चीजें, आप वाटर रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकते, आप इस पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपने अगर ये चीजें करी है तो आप इस एक्ट के अंदर जो है आपको पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आपको अगेन दो लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 में है सब्जेक्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, लिस्ट 2 के अंदर है डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा इजी रहेगा। क्रिमिनोलॉजी जो है इट इज नॉट फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, है ना। कहीं कहीं आपको लग रहा होगा कि भाई क्रिमिनोलॉजी तो फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी से हम मैच कर देते हैं इसको, नहीं, ये सोशियोलॉजी सोशल साइंस का एक पार्ट है। तो क्रिमिनोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं विक्टिमोलॉजी की। विक्टिमोलॉजी जो है क्रिमिनोलॉजी का ही पार्ट है ना, जहाँ पे विक्टिमोलॉजी और पिनोलॉजी भी पढ़ते हैं क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो विक्टिमोलॉजी में हम विक्टिम्स के बारे में बात करते हैं कि विक्टिमाइजेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, इस तरीके के बारे में बात करते हैं। पिनोलॉजी के अंदर हम बेसिकली पनिशमेंट एंड पीनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो विक्टिमोलॉजी क्या है, फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी हो गया। देन साइकेट्री और साइकोलॉजी, देखो साइकेट्री क्या है, आपका फील्ड ऑफ मेडिसिन है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट कौन होता है, जिसके पास एमबीबीएस डिग्री होती है, एंड देन आपके पास जो है ब्रेन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप वो उसमें डिस्कस कर सकते हैं, बट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड, है ना। सो दैट इज साइकेट्री। साइकोलॉजी में क्या है, आपके पास आप उसको पर्सन को दवाई नहीं देते हैं, आप सिर्फ काउंसलिंग कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका A2, B3, C1 एंड D4। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन जो भी 2026 में CUET PG क्रिमिनोलॉजी देने वाले हैं। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द लेक्चर तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।